लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर आन को शक हो जाता है कि जिन्वू की रीअवेकनिंग हुई है और वो उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इनवाइट करने के लिए एक ऑफर देता है, लेकिन जिन्वू इस ऑफर को ठुकरा देता है और लास्ट पर जिन्वू जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए निकल चुका था। अब एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि जिन्वू सिटी से दूर एक जंगल जैसी जगह पर पहुंच चुका है। वैसे तो जिन्वू पहले भी की का यूज करते हुए डंजन में जा चुका है, पर इसके अलावा बाकी के मिशंस उससे फोर्सफुली करवाए गए थे, जैसा कि पेनल्टी जोन या इमरजेंसी मिशन। लेकिन ये पहला ऐसा मिशन था जिसके बारे में जिन्वू को खुद डिसाइड करना था कि वो इसे पूरा करना चाहता है या नहीं। इससे ये बात तो कंफर्म थी कि ये उन सब से ज्यादा खतरनाक मिशन होने वाला है और जिन्वू के पावरफुल बनने की जर्नी में एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी हो सकता है। ये सोचकर जिन्वू इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वहां पर जोरदार धमाका होता है और एक बड़ा सा ब्लैक पोर्टल अपीयर हो जाता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि उसने आज की डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन वो जॉब चेंजिंग क्वेस्ट के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इसलिए वो पहले पोर्टल में चला जाता है। अंदर जाने पर जिन्वू को पता चलता है कि वो यहाँ कोई भी हीलिंग पोशन या फुल रिकवरी इस्तेमाल नहीं कर सकता और क्वेस्ट को कंप्लीट किए बिना बाहर भी नहीं जा सकता। इसका मतलब जिन्वू को यहाँ बहुत होशियार रहना होगा। इसी दौरान जिन्वू को किसी के आने की आवाज आती है। वो अपना डैगर निकालते हुए सामने की तरफ देखता है। ये एक आर्मर टाइप मॉन्स्टर था जिसे नाइट कहा जाता है। जिन्वू इस पर अटैक करता है, लेकिन नाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू इसे ब्लॉक करते हुए अपनी न्यू स्किल फैटल स्ट्राइक का यूज करता है, पर ये अटैक भी बेकार जाता है। अब जिन्वू को समझ आ चुकी थी कि डैगर से इस पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं और जिन्वू अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए हाथों से ही इसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जिन्वू सोचता है कि उसे फैटल स्ट्राइक यूज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को भी रिस्टोर नहीं कर सकता। तभी वहाँ और ज्यादा नाइट्स आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्हो, उसका बड़ा भाई जिनसंग और इनका फादर म्यूंगान खाने के टेबल पर बैठे हैं। म्यूंगान जिनसंग से गिल्ड की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। जिनसंग बताता है कि यहाँ सभी एस रैंक हंटर्स ने गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने यूरोप और मिडिल ईस्ट के एस रैंक हंटर्स के साथ पहले ही बात कर ली थी और वो लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने पर गिल्ड ज्वाइन कर लेंगे। इन हंटर्स में डोंगसू भी शामिल है। फिर वो जिन्हो से कहता है, मुझे पता चला है तुम छुप कर सी रैंक गेट्स बाय कर रहे हो, जिससे तुम्हारा मार्केट में नाम हो जाए, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। यह सुनकर जिन्हो सोचता है, इन्हें अभी तक जिन्वू की पावर के बारे में नहीं पता। अगर इन्हें पता चल जाए तो ये भी एस रैंक हंटर्स का पीछा छोड़ देंगे। इसके बाद सीन वापस जिन्वू की तरफ आ जाता है। वो काफी मॉन्स्टर्स को मार चुका था, लेकिन इनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिन्वू फाइट के दौरान देखता है कि यहाँ हर किस्म के मॉन्स्टर्स मौजूद हैं और इनकी एबिलिटीज भी डिफरेंट हैं, जिनमें मेज जो मैजिक का यूज कर सकता है, स्टील्थ एबिलिटी यूज करने वाला असासिन, पावरफुल नाइट और आर्चर यानी तीरंदाज भी शामिल हैं। जिन्वू कहता है, इन सब को मारने के लिए मुझे अपनी सभी एबिलिटीज का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि नाइट को सिर्फ स्ट्रेंथ से ही मारा जा सकता है और असासिन को मारने के लिए परसेप्शन एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब मॉन्स्टर्स को तो जिन्वू किसी तरह मार लेगा, लेकिन मेज को हराना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसे मारने के लिए इंटेलेक्ट एबिलिटी की जरूरत है। लेकिन अभी तक जिन्वू ने इस एबिलिटी को ज्यादा अपग्रेड नहीं किया था। ये सब जिन्वू को उसकी पास्ट में हुई फाइट्स की याद दिला रहे थे, मानो वो इन्हें रिवाइज कर रहा हो, और ये जिन्वू की सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। अब उसकी थकावट भी बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि उसे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर चोई ने सभी एस रैंक हंटर्स को इकट्ठा कर लिया है और वो जेजू आइलैंड पर रेड करने के लिए निकलने वाले हैं। फाइनली जेजू आइलैंड, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था और जो कई सालों से सील पड़ा था, उसके बारे में कुछ किया जाने लगा है। यहाँ जिन्वू इन सभी मॉन्स्टर्स को मार चुका था। इन्हें मारने पर जिन्वू को काफी सारी आइटम्स मिलती हैं, जिनमें से एक नाइट की चेस्ट प्लेट थी। जिन्वू जब इसे पहनता है तो ये आर्मर इनविजिबल हो जाता है। ये देखकर जिन्वू भी खुश हो जाता है, क्योंकि इसे दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे और जिन्वू पर पड़ने वाला फिजिकल डैमेज भी कम हो जाएगा। जिन्वू की थकान भी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आगे चला जाता है। चलते चलते वो एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो इसे खोलता है, जिन्वू को एक जोरदार हवा का झोंका लगता है। उसे महसूस होता है कि अंदर कोई खतरनाक चीज उसका इंतजार कर रही है। जिन्वू सोचता है, इसे हराए बिना यहाँ से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा, और वो अंदर चला जाता है। इस चैम्बर में मौजूद हर चीज जिन्वू को कार्टेनन टेम्पल की याद दिला रही थी, खास तौर पर सामने पड़ा एक बड़ा सा थ्रोन।
तभी थ्रोन के पास आ जाता है नाइट्स का कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये इस खाली थ्रोन को प्रोटेक्ट कर रहा हो। इग्रिस की प्रेजेंस से जिन्वू अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस करता है। वो जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपना डैगर निकालता है। यहाँ पर जिन्वू समझ चुका था कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है और अब उसकी जान खतरे में है। जिन्वू अभी ये सोच ही रहा था कि इग्रिस अचानक उसके पास पहुंच जाता है और अपनी बड़ी सी तलवार से जिन्वू पर अटैक करता है। लास्ट मोमेंट पर जिन्वू नीचे झुक जाता है और इसके अटैक से बच जाता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि इनके पास वाले पिलर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर इग्रिस जिन्वू पर कई सारे वार करता है। जिन्वू अपनी स्पीड की वजह से सिर्फ खुद को बचा ही पा रहा था। वो किसी तरह मैनेज करके इग्रिस पर डैगर से अटैक करता है, लेकिन एक डायरेक्ट हिट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब जिन्वू इग्रिस के बहुत करीब था। इग्रिस जिन्वू को एक जोरदार लात मारता है, जिससे जिन्वू जमीन पर घिसटता हुआ पीछे आ जाता है। वो सोचता है इग्रिस के आर्मर के सामने मेरा डैगर बेकार है। बिना वेपन इग्रिस के साथ लड़ना जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसके आर्मर को तोड़ने के लिए जिन्वू के पास अपनी स्ट्रेंथ यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना डैगर वापस इन्वेंट्री में रखता है और खुद को प्रिपेयर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इग्रिस ने भी जिन्वू को देखकर अपने सभी वेपन्स फेंक दिए थे। जिन्वू भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर एक मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है। मैनेजर जिनचुल भी वहीं पर पहुंच जाता है। वो दोनों आज ड्यूटी टाइम के बाद भी ऑफिस में ही थे। जिनचुल जेजू आइलैंड पर होने वाली इस रेड के बारे में जिक्र करता है। तभी प्रेसिडेंट गो को चोई की कॉल आ जाती है। वो प्रेसिडेंट गो का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ही इस ऑपरेशन को अप्रूव किया था। प्रेसिडेंट गो कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं, और ये सब चोई की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है, क्योंकि उसने ही आज तक सभी न्यूज़पेपर्स और टीवी शोज पर जेजू आइलैंड का नाम जिंदा रखा था, जिसकी वजह से लोग भी जेजू आइलैंड को नहीं भूले हैं और अब वो इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। प्रेसिडेंट गो चोई को संभल कर रहने का कहता है तो चोई बताता है कि वो जेजू आइलैंड जाकर मॉन्स्टर्स को उकसाना चाहता है ताकि एनिमी की ताकत और उसके रिस्पॉन्स का अंदाजा लगा सके। इसके बाद सीन वापस जिन्वू पर आ जाता है। ये दोनों अब बिना वेपन के लड़ने वाले थे, लेकिन इस बार फिर इग्रिस बड़ी स्पीड से जिन्वू के पास पहुंच जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन्वू उड़ता हुआ दीवार में जा लगता है और इग्रिस इसके पीछे आकर मुक्कों की बारिश कर देता है। जिन्वू इसके पंचेस को अपनी बाजुओं के साथ ब्लॉक करता है। मुक्कों के प्रेशर की वजह से पीछे वाली दीवार भी टूटने लगती है। जिन्वू जैसे तैसे इग्रिस की अटैक रेंज से बाहर निकलता है। ब्लॉक करने के बावजूद भी जिन्वू को इतना डैमेज पड़ चुका था कि उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। जिन्वू सोचता है अगर उसने यहाँ आने से पहले आर्मर ना पहना होता तो शायद वो अब तक मर चुका होता। इग्रिस की पावर जिन्वू की सोच से भी ज्यादा थी। जिन्वू कहता है अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड से ही काम लेना होगा। वो अपनी स्किल डैश इस्तेमाल करता है और इग्रिस के चारों तरफ भागने लगता है। मौका देखकर वो इग्रिस पर अटैक करता है, लेकिन इग्रिस इसे आसानी से डॉज कर लेता है। जिन्वू अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी इग्रिस को छू नहीं पाता, क्योंकि इग्रिस स्पीड में भी जिन्वू से आगे निकल चुका था। वो जिन्वू को टांग से पकड़ता है और घुमाकर छत की तरफ फेंक देता है। फिर इग्रिस जल्दी से जिन्वू के पीछे आ जाता है और हवा में ही उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे जिन्वू जमीन में आ लगता है। लेकिन जिन्वू हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा होकर अपनी फुल स्पीड से इग्रिस पर लगातार वार करने लगता है। आखिरकार जिन्वू इग्रिस को एक बार हिट कर देता है। जिन्वू को लगता है कि इससे इग्रिस को काफी डैमेज पड़ा होगा, लेकिन इग्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को वहीं पर हवा में कई सारे मुक्के मारता है और गर्दन से पकड़कर पीटने लगता है। फिर वो जिन्वू को थ्रोन की तरफ उछाल देता है। अब जिन्वू थ्रोन के ऊपर आ गिरता है। जिन्वू की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो वहां से हिल नहीं पाता। इग्रिस भी वहां आ जाता है और अपनी तलवार पकड़कर जिन्वू पर वार करता है। तभी जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। वो अपने हाथ से ही तलवार को रोक लेता है और अपना डैगर निकालकर इग्रिस की गर्दन में घुसा देता है। इग्रिस को हराने का जिन्वू के पास बस यही मौका था। इस बार जिन्वू इग्रिस को दीवार के साथ लगा देता है, लेकिन इग्रिस अपनी गर्दन से डैगर निकालता है और जिन्वू पर अटैक करने लगता है। जिन्वू कहता है ये मेरा डैगर है और मेरा ही रहेगा। वो डैगर को वापस इन्वेंट्री में बुला लेता है और दोबारा से समन कर लेता है। अब डैगर वापस जिन्वू के हाथ में आ चुका था। वो दोबारा इसे इग्रिस की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन ये इग्रिस को मारने के लिए काफी नहीं था। फिर जिन्वू जल्दी से अपनी पूरी पावर लगाकर डैगर कई बार इग्रिस की गर्दन पर मारता है,
जिससे डैगर का पैरालाइसिस और ड्रेन इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है और इग्रिस वहीं पर मारा जाता है। जिन्वू भी पूरी तरह थक चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इग्रिस को हरा दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि इग्रिस स्किल्स, एबिलिटी और एक्सपीरियंस सब में उससे ज्यादा बेहतर था। तभी नोटिफिकेशन अपीयर होती है और इग्रिस को हराने पर जिन्वू को कई सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं 15 लाख गोल्ड कॉइन्स का एक पाउच, इग्रिस का हेलमेट जो कि एक एस रैंक आइटम है और इसे पहनने से फिजिकल डैमेज 15% तक कम हो जाएगा और इसके अलावा विटेलिटी और स्ट्रेंथ भी 20 पॉइंट से बढ़ जाएंगी। जिन्वू के पास पहले कोई भी एस रैंक आइटम नहीं थी, तो वो ये हेलमेट देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके अलावा जिन्वू को रूलर्स हैंड रून स्टोन भी मिलता है। इस एबिलिटी के बारे में जिन्वू को अभी कुछ पता नहीं था, तो वो इसे इन्वेंट्री में ही रख लेता है। इसके बाद वो अपने आखिरी रिवार्ड की तरफ देखता है। ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन क्यों दिया गया है। वो इसे इन्वेंट्री में भी नहीं रख सकता। जिन्वू इग्रिस की तरफ देखते हुए सोचता है, तो क्या जॉब चेंज क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुई है? तभी वहां पर कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और जिन्वू के सामने स्क्रीन अपीयर हो जाती है। इस पर लिखा था कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होती है। तुम जितनी देर तक यहाँ सरवाइव करोगे, तुम्हें उतने ही ज्यादा एडवांसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे और ये एडवांसमेंट पॉइंट्स ही तय करेंगे कि जिन्वू को किस क्लास की जॉब मिलेगी। जिन्वू को यहाँ कुछ चीजों की समझ नहीं आती, लेकिन सिस्टम उसे गुड लक कहकर निकल जाता है और एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिन्वू मुड़कर इन पोर्टल्स की तरफ देखता है तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में नाइट्स निकल आते हैं। जिन्वू सोचता है, अगर ये इग्रिस जितने पावरफुल होते तो मैं यहाँ चुटकियों में मारा जाता, लेकिन इनको तो शायद मैं हरा सकता हूँ। फिर वो एक एक करके इन्हें मारना शुरू करता है, लेकिन वो देखता है कि पोर्टल्स के थ्रू और भी नाइट्स वहां आते जा रहे हैं। जिन्वू सोचता है, अगर मुझे यहाँ ज्यादा देर तक सरवाइव ही करना है तो मुझे अपनी स्टील्थ एबिलिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह वो गायब होकर छुप जाता है। नाइट्स भी उसे नहीं देख पाते। जिन्वू देखता है कि उसके पास ज्यादा माना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ देर के लिए तो छुप सकता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक मेज भी मौजूद था जो अपने स्पेल से जिन्वू की स्टील्थ एबिलिटी कैंसिल कर देता है। इस तरह वो नाइट्स के सामने आ जाता है और वो जिन्वू पर अटैक कर देते हैं। जिन्वू मर्डरस इंटेंट इस्तेमाल करके खुद को बचाता है और टाइमर की तरफ देखता है, लेकिन अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे। जिन्वू के लिए ये एक डरावना सपना था। वो सोचता है, यहाँ मेरा जिंदा बच पाना मुश्किल है, मुझे जल्दी से टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी एक नाइट हैमर से जिन्वू पर अटैक करता है, जिससे टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर दूर जा गिरता है। जिन्वू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सभी नाइट्स जिन्वू पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ सोलो लेवलिंग। सी यू सून। बाय।